जादुई सोने का अंडा। बहुत समय पहले एक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए थे। उसके पास एक मुर्गी थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। उसके सिवा उसका और कोई नहीं था। उसके बावजूद वो बहुत खुशी से अपना जीवन बिता रहा था। गांव में यदि किसी को मदद की जरूरत पड़ती तो मोहन उसकी मदद जरूर किया करता था। मोहन के पड़ोस में राकेश नाम का एक आदमी रहता था जो मोहन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। पता नहीं ये मोहन हमेशा इतना खुश क्यों रहता है। इसके पास एक मुर्गी के अलावा और है ही क्या। एक रात जब मोहन सो रहा होता है तो राकेश चुपके से आकर उसकी मुर्गी को चुरा लेता है और उसको पकाकर खा लेता है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। ये मुर्गी तो बहुत ही स्वादिष्ट थी। अगली सुबह होने पर मोहन अपनी मुर्गी को इधर उधर ढूंढने लगता है। अरे, ये मुर्गी कहाँ चली गई? सब जगह तो देख चुका हूँ, कहीं नहीं मिल रही। तभी उसकी नजर राकेश के घर की ओर पड़ती है। मोहन देखता है कि राकेश के घर के बाहर बहुत से पंख फैले हुए थे। अरे, ये तो मेरी मुर्गी के पंख लग रहे हैं। कहीं वो राकेश के घर में तो नहीं? मोहन राकेश के घर का दरवाजा खटखटाता है और राकेश घर के बाहर आता है। अरे क्या हुआ मोहन, सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राकेश भाई, मेरी मुर्गी सुबह से मिल नहीं रही और उसके पंख यहाँ बिखरे पड़े हैं। मोहन, वो कल रात को मेरी बिल्ली तुम्हारी मुर्गी को उठा लाई थी। मैंने उसको बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मर गई। मैं उसको बचा नहीं सका तो मैं उसे पकाकर खा गया। क्या तुम उसे खा गए? मैं तुम्हारी शिकायत राजा जी से करूंगा। राजा का नाम सुनकर राकेश डर जाता है क्योंकि राजा किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होने देता था। अरे नहीं नहीं मोहन, मेरे पास एक बतख का बच्चा है, तुम उसे ले लो। और राकेश मोहन को एक बतख का बच्चा दे देता है। कुछ समय के बाद वो बतख बड़ी हो जाती है और वो अंडे भी देना शुरू कर देती है। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और एक बूढ़ा व्यक्ति राकेश के घर आता है और उसका दरवाजा खटखटाता है। अरे, इतनी रात को कौन है? राकेश दरवाजा खोलता है। बेटा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, क्या आज रात में यहाँ रुक सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और वो दरवाजा बंद कर देता है। वो बूढ़ा आदमी वहां से उदास होकर चला जाता है और वो मोहन के घर का दरवाजा खटखटाता है। मोहन दरवाजा खोलता है। बेटा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? हाँ हाँ बाबा जी, आप अंदर आइए। मोहन ने बतख के उबले अंडे उस व्यक्ति को भी दिए। तुम्हारा धन्यवाद बेटा, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मेरे पास एक बतख है, ये उसी के अंडे हैं बाबा जी। सुबह होने पर मोहन उस व्यक्ति को अपनी बतख के पास ले जाता है। वो व्यक्ति उस बतख को स्पर्श करता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर के बाद वो बतख अंडा देती है। मोहन देखता है कि वो अंडा सोने जैसा चमक रहा था। अरे, ये अंडा तो सोने के जैसा लग रहा है। मोहन उस अंडे को उठाता है। अरे, ये तो सच में ही सोने का अंडा है। लगता है ये उस बूढ़े व्यक्ति का ही कोई जादू है। अब वो बतख रोज एक सोने का अंडा देती और मोहन उस अंडे को बाजार में बेच आता था।
अब मोहन गांव के सभी लोगों की आर्थिक रूप से मदद करने लगा था। ये देखकर राकेश को मन में बहुत जलन होती है। अरे, ये मोहन गांव के सभी लोगों को पैसे बांटता रहता है, लेकिन इसके पास इतना पैसा आया कहां से? जरूर दाल में कुछ काला है। अब राकेश मोहन पर नजर रखने लगा था। एक दिन राकेश देखता है कि मोहन की बतख सोने का अंडा दे रही है। अरे, ये क्या? ये बतख तो सोने का अंडा देती है। अगर मैंने इसे ये बतख ना दी होती तो आज ये सोने के अंडे मेरे पास होते। मुझे कैसे भी करके ये बतख वापस लेनी होगी। राकेश 2 आदमियों को लेकर राजा के दरबार में जाता है। हुजूर, कल रात मेरे पड़ोसी मोहन ने मेरे घर से मेरी बतख चुरा ली है और उसे ऐसा करते हुए इन दोनों आदमियों ने देखा है। राजा उन दोनों से ये बात पूछता है। क्या ये सच बोल रहा है? जी हुजूर, ये सच बोल रहा है। हमने कल रात मोहन को बतख चुराते हुए देखा है। मंत्री जी, मोहन को उसकी बतख के साथ दरबार में बुलाया जाए। राजा के सैनिक मोहन को बतख को लेकर राजा के दरबार में बुलाते हैं। मोहन, तुम पर इल्जाम है कि तुमने राकेश के घर से बतख चुराई है। राजा जी, ये बतख मुझे राकेश ने मेरी मुर्गी के बदले दी थी। मैंने इसके घर से चोरी नहीं की है। राजा उस बतख को महल में ही रख लेते हैं। अगली सुबह बतख एक सोने का अंडा देती है। राजा ये देखकर हैरान रह जाता है। अरे, ये सोने का अंडा है। ये कोई साधारण बतख तो नहीं है। राजा एक तरकीब सोचता है और अगले दिन सूर्योदय होने के बाद मोहन और राकेश दरबार में आते हैं। राजा राकेश से पूछता है, तुम्हारी बतख किस रंग का अंडा देती है? राकेश सोचता है कि अगर राजा को सोने के अंडे के बारे में पता चला तो वो खुद ही उस बतख को रख लेगा। महाराज, मेरी बतख तो सफेद रंग का अंडा देती है। और राजा उस बतख को राकेश को दे देता है। राकेश बहुत खुश होकर वहां से वो बतख लेकर चला जाता है। मोहन, तुम्हारी बतख किस रंग का अंडा देती है? महाराज, मेरी बतख कोई साधारण बतख नहीं है, वो सोने के अंडे देती है। और राजा मोहन को असली बतख दे देता है। महाराज, अगर ये सोने का अंडा देने वाली बतख है तो राकेश किस बतख को ले गया? जैसा कि उसने बोला कि उसकी बतख साधारण सफेद अंडा देती है, तो उसे साधारण बतख दे दी गई है। इस तरह राजा मोहन के साथ इंसाफ करता है और कुछ समय के बाद मोहन भी शादी कर लेता है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। जादुई हरा धनिया। एक बार की बात है, एक गांव में रामू और श्यामू नाम के 2 भाई अपनी पत्नियों के साथ एक ही घर में रहते थे। रामू व्यवहार में बहुत ही सीधा था और श्यामू और उसकी पत्नी सुमन उतने ही चालाक थे। सुनो जी, मुझे तो लगता है पिताजी के पास ना अब ज्यादा समय नहीं बचा है। यही समय आप उनसे ना जमीन जायदाद की बात कर लीजिए। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। चलो उनसे चलकर बात करते हैं। रामू और उसकी पत्नी मीना पिताजी की सेवा कर रहे थे क्योंकि उनके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। पिताजी, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। मुझे आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। अरे नहीं नहीं बेटा, अब डॉक्टर को बुलाने का कोई फायदा नहीं है। लगता है अब मेरा समय बहुत नजदीक है। ऐसा मत बोलिए पिताजी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा।
पिताजी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। वो जो हमारे खेत हैं, आपके जाने के बाद किसको कितना हिस्सा मिलेगा, मतलब पता तो होना चाहिए ना पिताजी। भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? पिताजी की तबीयत इतनी खराब है और आप ये सब बातें लेकर बैठ गए हो। क्या ये बात करने का सही समय है? अरे नहीं रामू, श्यामू बिल्कुल सही कह रहा है। मेरे पास 5 बीघा जमीन है। वो तुम दोनों आधी आधी जमीन आपस में बांट लेना। और रामू, श्यामू तुम्हारा बड़ा भाई है और तुम्हें इसकी सारी बातें माननी है। दोनों भाई प्यार से साथ में रहना। कभी भी तुम दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। रामू के पिताजी कुछ देर के बाद अपना दम तोड़ देते हैं। रामू और उसकी पत्नी अपने पिता को देखकर खूब रोते हैं। अपने पिता के अंतिम संस्कार के कुछ दिन बाद ही श्यामू अपने भाई रामू के साथ जमीन का बंटवारा कर लेता है। अरे रामू, मैंने ये लकीर खींच दी है। इस लकीर के उधर तेरी जमीन है और इस लकीर के इधर सारी मेरी जमीन है, और तू इस पर आराम से खेती करना। भैया, मगर ये तो बहुत कम है और ये जमीन का हिस्सा तो उपजाऊ भी नहीं है। ये तो गलत है ना भैया? अरे कैसी बातें कर रहा है? हमारे पिताजी भी तो सारी जमीन पर खेती करते थे। उपजाऊ नहीं है तो क्या हुआ, उसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। वैसे भी तुम्हें याद है ना पिताजी ने क्या कहा था, तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। श्यामू चालाकी से खेत के लिए सारी जमीन अपने पास रख लेता है और जमीन का कुछ हिस्सा रामू के नाम कर देता है। आपके बड़े भाई आपके सीधेपन का फायदा उठा रहे हैं। भला इस बंजर जमीन पर हम कैसे खेती करेंगे जी? मीना, तुम ही बताओ मैं क्या करता। पिताजी आखिरी समय कहते हुए गए थे कि मुझे अपने बड़े भाई की हर बात माननी है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो पिताजी की बात का मान न रहता। आप कितने अच्छे इंसान हो, अपने पिताजी की बात रखने के लिए इतना कुछ कर रहे हो। और मीना, तुम चिंता मत करो, वो जमीन पर मैं काम करके उस जमीन को फिर से उपजाऊ बना दूंगा। हाँ, मैं भी आपकी मदद करूंगी। अगले दिन रामू और मीना अपने खेत पर पहुंचते हैं। खेत की पूरी मिट्टी बंजर थी। रामू और मीना मिलके खेत को जोतने लगते हैं। पूरे दिन खेत में काम करने के बाद रामू और उसकी पत्नी मीना अपने घर लौट जाते हैं। घर आते ही मीना खाना बनाती है और वो दोनों खाना खाने के बाद अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। सुनो जी, कुछ दिन की बात और है ना, फिर हमारे खेत भी उपजाऊ हो जाएंगे और हम भी उन पर खेती कर सकेंगे। हाँ मीना, उम्मीद तो यही है। वो दोनों इतने थके हुए थे कि बात करते करते वो कब सो जाते हैं उन्हें पता नहीं चलता। अगले दिन वो फिर से खेत को जोतने के लिए चले जाते हैं। अब जाकर ये जमीन थोड़ी ठीक लग रही है। बस पानी के ट्यूबवेल से खेत में पानी आने का रास्ता बना देता हूँ। रामू पानी के ट्यूबवेल से पूरे खेत में पानी आने का रास्ता बना देता है। पूरे खेत में पानी का रास्ता बनाने के बाद रामू ट्यूबवेल को खोल देता है और पूरे खेत में पानी आने लगता है। मीना, बस अब हम कुछ ही दिनों में बीज बो सकेंगे अपने खेतों में। हाँ जी, अब लग रहा है हमारे खेतों में जल्द ही फसल उगेगी। उनकी इतने दिन की मेहनत के बाद अब उनकी जमीन उपजाऊ लगने लगी थी। रामू बाजार से बीज लेकर आता है। जब रामू घर आता है तो देखता है कि मीना की तबीयत बहुत खराब थी। अरे मीना, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। मगर मेरे पास जो पैसे थे, उन पैसों से तो मैंने बीज खरीद लिए हैं। अरे, आप यूं ही चिंता कर रहे हो। मैं आराम करूंगी तो सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। रामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी पत्नी का इलाज करा सके, इसलिए वो अपने बड़े भाई श्यामू से मदद मांगने के लिए उसके घर जाता है। भैया, मीना की तबीयत बहुत खराब है, उसे डॉक्टर को दिखाना होगा, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे 1 महीने में लौटा दूंगा। अरे ठीक है, मैं तुझे पैसे दे दूंगा,
मगर इस पैसों पर मैं ब्याज लूंगा। मैं तुझे 5,000 रुपए दे देता हूँ। मुझे 1 महीने के बाद ब्याज सहित पूरे 7,000 रुपए चाहिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हर महीने ब्याज बढ़ता रहेगा। क्या भैया, इतना ज्यादा ब्याज? अरे तुझे लेने हैं तो ले, वरना मत ले। रामू अपने भैया से पैसे ले लेता है और उन पैसों से मीना को डॉक्टर को दिखाकर लेकर आता है। कुछ ही दिनों में मीना डॉक्टर की दवाई से ठीक हो जाती है। रामू खेत में बीज डालने जा रहा था, तभी पीछे से मीना रामू को आवाज देकर रोकती है। रुकिए जी, पिताजी का कमरा साफ करते वक्त उनके बक्से से मुझे ये थैले में धनिया के बीज मिले हैं, इनको भी खेत में डाल देना। रामू मीना से वो धनिया के बीज ले लेता है और अपने खेतों में चला जाता है। खेत पर आते ही रामू खेतों में बीज बोने लगता है। पहले वो बाजार से जो बीज लाया था वो सारे खेत में बो देता है। फिर जो मीना ने बीज दिए थे उनमें से भी कुछ बीज खेतों में डाल देता है। जब रामू पूरे खेत में बीज बो देता है तो शाम को वो अपने घर लौट जाता है। अगले दिन रामू अपने खेत में जाता है तो वो देखता है कि उसके खेत में फसल लहरा रही थी। रामू को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अरे ये क्या, मैं कोई सपना देख रहा हूँ या ये सच है? मैंने कल ही तो बीज बोए थे और आज फसल इतनी बड़ी भी हो गई। रामू ये देखकर बहुत खुश हो गया और वो अपनी फसल की कटाई शुरू कर देता है। चलो, पूरी फसल की कटाई तो हो गई, बस अब धनिया भी काट लेता हूँ। इन्हें भी कल सुबह बाजार में बेचकर आ जाऊंगा। रामू शाम को वापस अपने घर लौट जाता है। जब वो मीना को ये बात बताता है तो मीना भी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन सुबह बाजार जाने के लिए जब रामू उठता है तो देखता है कि जो हरा धनिया उसने बाजार में बेचने के लिए काटा था वो हरा धनिया एक सोने में बदल गया था। ये देखकर रामू दंग रह जाता है। मीना, जल्दी आओ। अरे यहाँ देखो, ये क्या है? मीना, मुझे अब समझ आया कि हमारी एक ही दिन में फसल कैसे उग गई। ये सब जादुई हरे धनिये का कमाल है। जो बीज तुमने मुझे दिए थे वो जादुई बीज थे, उन्हीं की वजह से हमारी फसल जल्दी उग गई। और देखो ना, ये हरा धनिया जो मैं खेत से लाया था ये सोने में बदल गया है। हाँ जी, आप बिल्कुल सच कह रहे हो। ये सच में जादुई हरा धनिया है। ये तो सच में चमत्कार हो गया है। बस तब से रामू पूरे खेत में हरे धनिया की खेती करने लगा और वो हरा धनिया काटने के बाद जब अपने घर लाता तो वो हरा धनिया सोने में बदल जाता और फिर रामू उस सोने को सुनार के पास लाकर बेच देता। रामू के घर के हालात धीरे धीरे सुधरने लगे थे। रामू ने जो पैसे अपने बड़े भाई श्यामू से उधार ले रखे थे वो पैसे रामू ब्याज सहित उसे लौटाकर आता है। ऐसा करते करते रामू ने आसपास के कई खेत खरीद लिए और उनका कच्चा घर भी अब पक्के घर में बदल जाता है। इस तरह जादुई हरे धनिये की वजह से रामू का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहां केशव और सोनू 2 भाई रहा करते थे। उनके पापा के पास अच्छे खासे खेत थे और अच्छी फसल हुआ करती थी, इसलिए उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर कुछ समय के बाद उनके पापा को कैंसर हो गया और उनकी मौत हो गई। कुछ दिन दोनों भाइयों ने शोक मनाया और फिर सीधा खेत के बंटवारे पर आ गए। केशव बड़ा भाई था, इसलिए उसने सोनू को खेत का जरा सा टुकड़ा दिया, वो भी टमाटर की खेती का, क्योंकि वो जानता था कि टमाटर में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और उनकी काफी देखभाल भी करनी होती है। केशव की पत्नी बोलती है, अजी आपने ना बिल्कुल सही किया, वो देवर जी को टमाटर वाला खेत दे दिया और हमारे पास ज्यादा जमीन आ गई। अब आगे जाकर ये जमीन हमारे बच्चों के काम आएगी। हाँ, इसीलिए तो मैंने उसे वो कम जमीन दी है और वो भी टमाटर वाला खेत जिसमें मेहनत दोगुनी होती है, बाजार में इतना मुनाफा भी नहीं होता। सोनू छोटा था और वो अपने भाई की बहुत इज्जत करता था।
उससे बिना कोई सवाल जवाब किए उसने टमाटर की खेती ले ली। अब उसकी पत्नी उससे कहती है, अजी आपने भाई साहब को कुछ बोला क्यों नहीं, और आपने वो टमाटर वाला खेत क्यों लिया? कोई बात नहीं, खेती तो खेती होती है, चाहे टमाटर की हो या फिर किसी और चीज की, मेहनत सब जगह लगती है। सोनू मेहनती था, वहीं केशव को बस बैठकर खाने की आदत थी। उसके खेत भी कोई और संभाल रहा था। वहीं दूसरी ओर सोनू अपने खेतों पर इतनी मेहनत कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे कोई मुनाफा नहीं हो रहा था। सोनू के घर पर अब बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी थी। उसके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं था, इसलिए वो अपने भाई से मदद मांगने के लिए उसके घर जाता है। भाई, मेरी फसल में मुनाफा नहीं हो रहा है, हालात भी काफी खराब चल रहे हैं। तुम कुछ दिनों के लिए मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो, जब मेरी फसल अच्छी होगी तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। अरे भाई, मैं कहाँ से दूं? मेरे पास तो खुद ही पैसे नहीं है। घर में खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं। मुझे माफ कर दे, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। पर भाई, तेरी फसल तो बहुत अच्छी हो रही थी और मंडी में दाम भी अच्छे मिल रहे थे, फिर तू ऐसा क्यों बोल रहा है? बस भाई, बहुत हुआ। मैंने इतनी मेहनत, इतने पैसे तेरे लिए थोड़े ही रखे हुए हैं। भाई, अब हमारे खेत अलग है, इसलिए अब तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। सोनू को बहुत दुख हुआ कि उसका सगा भाई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। फिर सोनू ने अपने टमाटर के खेतों में थोड़ी और मेहनत करनी शुरू कर दी, पर सोनू को कोई लाभ ही नहीं हो रहा था। अब उसकी पत्नी उससे बोलती है, अजी आप अपनी सेहत का भी थोड़ा ध्यान रख लिया करो ना, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पूरे दिन धूप में मेहनत करते रहते हो। क्या तबीयत का ध्यान रखूं? अभी तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो तुम्हारी और बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा? कोई बात नहीं, आप चिंता क्यों करते हो, सब सही हो जाएगा, मैं आपके साथ हूँ। फिर एक दिन सोनू खेत में काम कर रहा था और एक बाघ उसके खेत में दौड़ते हुए अचानक से आ गया। उसे देखकर सोनू बहुत डर गया और पीछे हटने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, वैसे ही घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और अभी एक नई मुसीबत मेरे सामने आ गई। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? भगवान, मेरी रक्षा करो। बाघ सोनू को कुछ नहीं कह रहा था और धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। सोनू डरते हुए पीछे हट रहा था। तब बाघ तेजी से सोनू के पास आ गया और बैठ गया और बोलने लगा, डरो मत सोनू, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अरे, ये क्या चमत्कार है? ये बाघ कैसे बोल रहा है? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे पूरे जंगल में कुछ भी नहीं मिला, मुझे कुछ खाने को है तो दे दो। सोनू ने अपने घर के लिए कुछ टमाटर टोकरी में रखे हुए थे, ताकि वो उनसे अपने घर जाकर उसकी चटनी बनवाकर खा सके। फिर सोनू मन ही मन सोचता है, अरे, मेरे खेतों में तो आज थोड़े से ही टमाटर लगे हैं, वही मैंने अपने घर के लिए भी रखे हैं, मगर ये बेचारा बाघ तो भूखा है, मुझे इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। वो सारे टमाटर बाघ को खाने के लिए दे देता है। तब बाघ बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सोनू, मैं जानता हूँ तुमने ये टमाटर अपने घर के लिए रखे हुए थे और तुमने वही मुझे दे दिए। अरे बोलने वाले बाघ, तुम्हें ये सब कैसे पता चल गया? तभी वो बाघ एक विशाल बाघ का रूप ले लेता है। उसके शरीर से तेज रोशनी निकल रही थी। मैं माँ दुर्गा का चमत्कारी बाघ हूँ, मैंने तुम्हारे मन की बात सुन ली। मैं जान गया हूँ कि तुम्हारी क्या क्या समस्या है, पर तुम चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। मैंने आपकी मदद इसलिए नहीं करी क्योंकि मुझे कुछ बदले में चाहिए था, ये तो मेरा फर्ज था, इसलिए मैंने ऐसा किया। सोनू, तुम्हारे हालात इतने खराब हैं, तब भी तुम सबकी मदद करते हो। यहाँ तक कि कुछ समय पहले तुमने एक गर्भवती बकरी की मदद की थी। इसलिए ही मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ, तुम्हारे टमाटर के खेत हमेशा भरे रहेंगे और हमेशा इन पर टमाटर लगेंगे। तुम्हें कभी भी अब खाने की कमी नहीं होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। चमत्कारी बाघ ये कहकर वहां से गायब हो जाता है।
तभी सोनू के टमाटर के खेत अचानक से ही अच्छे हो गए और उसकी बेकार फसल अब दोगुनी हो गई। पूरे खेत में एकदम ताजे लाल टमाटर लगे हुए थे और फिर सोनू सारे ताजा ताजा टमाटर बाजार में बेच देता है। फिर अपने घर के लिए राशन और ताजे टमाटर लेकर जाता है और घर पर स्वादिष्ट खाना बनवाता है और फिर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अजी, आपकी मेहनत को देखकर ना भगवान जी ने साक्षात आपको दर्शन दिए हैं। मुझे आप पर गर्व है। नहीं नहीं, ये सब तुम्हारी और बच्चों की मेहनत का नतीजा है। अगर तुम लोग मेरा साथ नहीं देते तो हमारा मुसीबत का समय नहीं कटता। फिर सोनू ने टमाटर सूप की कंपनी में अपने खेत के टमाटर को सप्लाई करना शुरू कर दिया। उसके बाद सोनू का काम बहुत ही अच्छा चलने लगा। ये सब देखकर उसका भाई उससे जलने लगा और उसकी फसल खराब करने का प्लान बनाने लगा। आखिर ये सोनू इतने पैसे कैसे कमा रहा है? अगर मैं इसके टमाटर की खेती को ही नष्ट कर दूं, फिर ये पहले जैसा ही कंगाल हो जाएगा। केशव ऐसा ही करता है, मगर उसका नतीजा उल्टा हुआ। उसकी खुद की फसल खराब हो गई और वो अपने भाई के घर गया। सोनू भाई, मुझे माफ कर दे। आज मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी सारी फसल खराब हो गई। मेरी थोड़ी मदद कर दे भाई। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, सब आप ही का तो है। भाई, मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तू मेरी मदद करने के लिए हाँ कह रहा है। तू तो सच में बहुत अच्छा इंसान है। सोनू की ये बातें सुनकर उसके भाई को अपने किए का पछतावा होता है। सोनू अपने भाई की मदद करता है और दोनों भाई अच्छे से मिलजुल कर अपने जादुई टमाटर के खेत से अच्छा मुनाफा कमाते थे। हाय एवरीवन, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।